नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉन टू डस्ट चैनल। मैं हूं शुभम लंगे। आज हमारे बीच में जो पर्सनालिटी मौजूद हैं, हम तमाम बातचीत जो राजनीति की है उनसे करने वाले हैं। तमाम विशेष मुद्दे जो आज गरमाए हुए हैं राजनीति की, अगर मैं बात करूं, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर के हैं चाहे वो राज्य स्तर के हैं, हम उनसे बात करेंगे। हमारे बीच में मौजूद हैं आज बीजेपी के स्पोक्स पर्सन, मैं बात कर रहा हूँ ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता जी की। सर, पहले तो आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। शुक्रिया। सर, शुरुआत करते हैं जम्मू। अगर हम बात करें जम्मू की, वो हाल ही में जो चुनाव खत्म हुए वो डीडीसी के रहे सर, और इसमें आपकी जिस पार्टी से आप आते हैं वो फर्स्ट ऐसी पार्टी रही जो मेजॉरिटी ऑफ सीट जीतने में कामयाब रही। और आपके लिए खुशी की बात ये रही कि इस बार फर्स्ट टाइम आप जो है वो कश्मीर डिवीजन से जो है वो फर्स्ट टाइम आप कमल जो है वो खिलता हुआ हमें नजर आया। पहले सर, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, ऐसा है कि ये जो हो रहा है खासकर जम्मू कश्मीर के अंदर, ये एक बदलाव है। जम्मू कश्मीर की जनता काफ़ी देर से उन पार्टियों से जिन्होंने कि सिर्फ व सिर्फ उनके साथ वादा खिलाफ़ी की और अपनी कुर्सी की तरफ ध्यान रखा, लोगों की तरफ, जो लोगों के बुनियादी मुद्दे थे उनकी तरफ भी ध्यान नहीं रखा। उनका सिर्फ एक पॉइंट होता था, एजेंडा, और वो था कि अपनी कुर्सी कैसे बचाना है, अपने ख़ानदान को आगे कैसे ले जाना है। ऐसी सियासत से लोग तंग आ चुके थे और वो ऑल्टरनेटिव ढूंढ रहे थे। भारतीय जनता पार्टी वाहिद एक ऐसी पार्टी है जो कि लोगों की पार्टी है, लोगों के वास्ते है, लोगों के लिए ही बनी हुई पार्टी है। और इसमें आम आदमी की जो की आवाज़ है, क्योंकि संगठन में काम होता है यहाँ पे कोई आदमी पैराशूट करके ऊपर से नहीं डाल दिया जाता है, थोपे नहीं जाते हैं। तो संगठन ग्राउंड लेवल से आदमी आगे निकलता है, ग्राउंड की हालत को पहचानता है और वो लोगों की समस्या को जानता है। ऐसे लोगों की बनी हुई ये पार्टी है और लोगों ने इसको पसंद किया है। और लोगों ने देखा कि पिछले 6 साल के अंदर जितनी डेवलपमेंट जम्मू में हुई है इतनी पहले कभी नहीं हुई, बेतहाशा। बेशक लोग माने या ना माने, क्योंकि लोगों ने तो आंखों में पट्टी बांध रखी है। अब ऑपोजिशन के पास एक ही नारा रह गया है, किसी ना किसी तरह बीजेपी की खिलाफी करो, बीजेपी की नुक्ताचीनी करो, बीजेपी के लीडर्स के खिलाफ इल्ज़ाम लगाओ। बस उनके पास एक ही एजेंडा रह गया और कोई एजेंडा नहीं है। हकीकत यह है कि जो लोग हैं जिनको फ़ायदा हुआ है जम्मू कश्मीर के अंदर भारतीय जनता पार्टी की पॉलिसीज से, भारतीय जनता पार्टी ने स्कीम चलाई, ऐसी स्कीम जिनका कि लोग सोचते रहते थे पर इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते थे। घर घर गैस का चूल्हा पहुंचाना, घर घर रोशनी पहुंचाना, जो गरीब आदमी थे खासकर ये कोविड के टाइम उनके जेब में पैसा डालना, उनके लिए अब जैसे वन राशन वन कार्ड जो बनाया गया है पूरे देश के अंदर, माइग्रेंट कहीं भी हो वह राशन ड्रा कर सकते। ऐसी स्कीम्स लेके आना जो कि किसी कास्ट या किसी रिलीजन या किसी कम्युनिटी पर्टिकुलर नहीं थी, लेकिन सब बस भारतवासियों के लिए थी, डिपेंडिंग अपॉन उनका इकोनॉमिक स्टेटस क्या है। तो ये सारी चीज़ों के कारण भारतीय जनता पार्टी लोगों को पसंद है और भारतीय जनता पार्टी ने उसका नतीजा आपने देखा किस प्रकार लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को पसंद किया। हालांकि आपकी पार्टी जो है वो मेजॉरिटी ऑफ सीट जीतने में कामयाब रही और पहले दर्जे की पार्टी भी रही, लेकिन जो आपकी अपोजिशन है, अक्सर राजनीति में हिस्सा होता है कि अपोजिशन जो है वो कुछ ना कुछ उनको कमी रहती ही है। उनका साफ कहना यही है कि मैंने मैक्सिमम जितने भी आपके विपक्षी दल हैं उनका साफ तौर पर यही रुख है आपके प्रति कि वो कहते हैं कि भाजपा की अगर हम बात करें, उन्होंने ठीक है वो जीते, हम मानते हैं, लेकिन ये जो चुनाव थे, जो डेवलपमेंट काउंसिल के चुनाव थे, यहाँ पे जो लोकल इश्यूज थे उनको हाईलाइट करना था। बट भाजपा ने अपने लोकल लीडरशिप जो है उस पर भरोसा नहीं जताया, उन्होंने बाहर केंद्रीय मंत्रिमंडल को यहाँ पे उतारा और उनसे प्रचार करवाया। सर, इस पे क्या कहना है? देखिए, कहते हैं नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, और जब हार जाते हैं तो उसके बाद बहाने ढूंढते हैं। पहले इनका बहाना होता था कि ईवीएम में नुक्स है, इस बार ईवीएम नहीं इस्तेमाल किए गए, इसलिए वो बहाना तो निकल गया। अब इन्होंने दूसरे बहाने ढूंढने थे। इनके पास लीडर है ही नहीं है। इनके अपने लोकल लीडर्स की फोटो भी लगाने के लिए कैंडिडेट डरते थे। इनकी पार्टीज के सिंबल के ऊपर लोग इलेक्शन लड़ने से डरते, इसलिए ज़्यादातर इंडिपेंडेंट लोग लड़े, क्योंकि लोगों को इन पार्टीज के ऊपर भरोसा ही नहीं रहा है। 60 साल से जो सत्यानाश इन्होंने जम्मू कश्मीर का किया है वो आप अच्छी तरह जानते हैं, सब लोग जानते हैं, भुगते हुए हैं लोग, भोगी है इसके बाद के। देखिए, अब आप बॉर्डर विलेजेस को ले लीजिए, इन्होंने उनको एक वोट बैंक इस्तेमाल किया, वेस्ट पाकिस्तान रिफ्यूजीज को वोट बैंक इस्तेमाल किया, कभी उनको हक नहीं दिलाए, भारतीय जनता पार्टी को हक दिलाए। बॉर्डर विलेज को और एलओसी के बीच में कितना फर्क था, एलओसी में क्या क्या फायदे दिए जाते थे, बॉर्डर में नहीं दिए जाते थे। हालांकि उतना ही नुकसान बॉर्डर में होता था जितना कि एलओसी में होता था। पर जो पुरानी सरकारें थी उनकी जो नज़र थी वो टनल विजन में कहता हूं उनको सिर्फ एक ही कम्युनिटी दिखती थी, बाकी लोग दिखते नहीं थे। जबकि जम्मू कश्मीर के अंदर एक ही कम्युनिटी नहीं रहती है, एक कम्युनिटी बहुल होगी, लेकिन बाकी कम्युनिटी तो यहाँ पे एग्जिस्ट करती है और उनका भी तो उतना ही हक है जितना बाकियों का है। डेमोक्रेसी है ये। पर ये लोग अपने को डेमोक्रेसी भी कहते थे, सेकुलर भी कहते थे, पर इनकी जितनी भी कार्रवाइयाँ थी वो नॉन सेकुलर और नॉन डेमोक्रेटिक थी। तो इसलिए
इनके कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हर इलेक्शन को बहुत सीरियसली लेती है। हम काम करते हैं और हम मानते हैं कि जनतंत्र के अंदर जो है इलेक्शन जो है वो एक एग्जाम होता है पॉलिटिकल पार्टी का, और उसमें अव्वल आना एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए मेहनत करनी चाहिए। आप घर बैठे या अपने ऑफिस में बैठे प्रेस स्टेटमेंट देके आप इलेक्शन नहीं जीत सकते हैं, आपको लोगों के बीच जाने पड़ता है। इसलिए हमने कोशिश की कि हर घर तक पहुंचा जाए। हमारे पास इतनी लीडरशिप नहीं थी कि हर कोई आदमी वो इतना एरिया कवर कर सकता। हमने जम्मू भी कवर किया, कश्मीर भी कवर किया, हर गांव में पहुंचे। इसके लिए हमें बाहर से मदद चाहिए थी, और क्यों ना आए, पार्टी का है, पार्टी का संगठन है, संगठन जिसको भी बोलेगा वो आगे पार्टी के। हम सब बेसिकली क्या है, पार्टी के कार्यकर्ता हैं, ओहदेदार बाद में बनते हैं। जो कार्यकर्ता को जो भी कार्य दिया जाता है वो करता है। इसलिए जो भी पार्टी माननीय कार्यकर्ता को बाहर से हो चाहे यहाँ से हो, जो काम दिया उन्होंने वो काम किया। अब इन लोगों के पास ना कार्यकर्ता थे, ना इनके पास लीडर थे, और ना इनके पास वोटर थे। अब क्या किया जाए। अभी इसके हम विपरीत चलें तो एक जो बिल पास हुए, जो लास्ट ईयर की बात करूं, उसमें आपकी सरकार ने एक बिल पास किया जो किसानों के हित में रहे। आपके प्रधानमंत्री हमारे जो आते हैं, हमारे होम मिनिस्टर साहब, उन्होंने पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा कि ये एक क्रांतिकारी फैसला है, किसानों के हित में है और उनकी आय में वृद्धि करेगा आने वाले समय में। सर, लेकिन क्या कारण रहा कि किसानों को जो समझ में नहीं आया कि उन्हीं के हित में, और आज वो सड़क पर इस तरह से हमारे सामने बैठे हैं? देखिए, ऐसा होता है कि पहली बात तो बदलाव के खिलाफ हमेशा रेजिस्टेंस रहती है। देयर इज ऑलवेज रेजिस्टेंस टू चेंज। दूसरा है कि हमारे देश के अंदर विपक्ष, जो विपक्ष को काम करना चाहिए वो नहीं करती है, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म नहीं करती है, हर बात को पोलिटिसाइज करते हैं। यही पार्टियां जो आज इस फॉर्म बिल के खिलाफ में है, और आधी ज़्यादा ने फॉर्म बिल को पढ़ा नहीं है, वो पहले किसी ना किसी फॉर्म में इन फॉर्म बिल्स की हिमायत कर चुकी हैं। कांग्रेस ने तो अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में डाला हुआ था। ठीक है, पंजाब के अंदर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का बिल लागू है, वहां पे बिल पास हुआ है असेंबली के अंदर, और उसमें आपको हैरानी होगी कि जो फार्मर अगर कॉन्ट्रैक्ट तोड़ता है तो उसको सजा है। इस प्रकार के ड्रैकोनियन कानून पहले बना रखे हैं कांग्रेस ने खुद, जो कि आज इन कानूनों को, जो कि जैसे आपने खुद का क्रांतिकारी हैं, पर अफसोस ये है कि जब आप पॉलिटिक्स ले आते हैं, बेशक मैं तो मानता हूं कि किसान जो हैं वो, उनकी कुछ समस्याएं हैं, उन समस्या को दूर ही करना चाहते हैं। और जब देखेंगे, जब से भारतीय जनता पार्टी आई है, कोई ना कोई उन्होंने कदम उठाए हैं किसान की समस्या को दूर करने के लिए। पहले लोगों को ख्याल नहीं आया। सबसे मैं आपको हेल्थ सॉइल कार्ड की बात बताता हूँ कि हमने तो गहराई में गए कि भाई किसान की इनकम क्यों नहीं बढ़ रही है। अगर आपकी ज़मीन फर्टाइल नहीं है तो आप कैसे उसमें अपनी फसल को बढ़ाएंगे। तो हमने उनको हेल्थ सॉइल कार्ड बना के दिया, क्रॉप इंश्योरेंस करवाई, नहरें जोड़ने का प्लान बनाया हमने इनको जो किसानों को 2,000 रुपये प्रधानमंत्री निधि के तहत उनको 2,000 रुपये हर क्वार्टर, 6,000 रुपये पर साल देने की बात कही। और यही नहीं, हमने कि यह भी कहा कि जो किसानों को यूरिया नहीं मिलता था, वो यूरिया क्यों नहीं मिलता था, क्योंकि यूरिया किसी और कामों के लिए इस्तेमाल किया जाता, तो उसको हमने नीम कोटेड यूरिया बना दिया ताकि और किसी के लिए इस्तेमाल ना हो सके और किसानों को ही मिले। इससे पहले देखिए, इससे पहले कतारें लगती थी सिर्फ यूरिया लेने के लिए, अब यूरिया की कोई शॉर्टेज नहीं है कंट्री के अंदर। ये सारी चीज़ें किसानों के हित में हमने की, और प्रधानमंत्री ने जो वादा किया हुआ है कि हमने 2022 तक इनकी इनकम डबल करनी है। तो आपने देखा कि 70 साल तक एक निज़ाम चल रहा था जिसमें कि उनकी इनकम बढ़ी नहीं रही थी। तो इसलिए बदलाव लाने की जरूरत है, और ये बदलाव अभी का नहीं है। स्वामीनाथन कमेटी कब की बनी हुई है, कब से रिकमेंडेशन बार बार डिस्कस होती हैं, लेकिन किसी में पॉलिटिकल विल नहीं थी। देखिए, एक होता है बातें करना, दूसरा पॉलिटिकल विल, फैसले लेना। आप फैसले इसलिए नहीं लेते हैं कि आपको लगता है कि हम कहीं इलेक्शन हार जाए, पर भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री मोदी एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो कि देश हित में फैसले लेने के लिए घबराते नहीं हैं, चाहे उसका नतीजा कुछ भी निकले। और मैं भारत की जनता को धन्यवाद दूंगा कि ऐसे फैसले लेने के बावजूद भी उन्होंने हमारा हाथ पकड़ा, हमें नकारा नहीं, उन्होंने हमारा हाथ। आप चाहे जो भी फैसला ले, कड़े से कड़ा फैसला ले लीजिए, डिमोनेटाइजेशन ले लीजिए, जीएसटी ले लीजिए, जो कि सरकार, ये राम मंदिर का फैसला ले लीजिए, जो कि राष्ट्रहित में थे, उन सब में जनता ने हमारा साथ दिया है। लेकिन पॉलिटिक्स है, आप जानते हैं, ये राजनीति है, बहुत गंदी राजनीति खेलते हैं। जैसा प्रधानमंत्री ने कल कहा कि एक ये हमारे यहाँ पर एक नई क्लास बन गई अभी, आंदोलनजीवी, जिनका काम यही है कि आंदोलन करना है, और वो एक्सपर्ट है। वो आंदोलनजीवी जो है, दे आर नॉट एक्सपर्ट इन ए पर्टिकुलर फील्ड, पर उनका पेशा है आंदोलन करना। चाहे फार्मर्स आंदोलन कर रहे हैं, उनके साथ मिल जाएंगे, फार्मर बन जाएंगे। कोई लॉयर्स कर रहे हैं, वकील कर रहे हैं, उनके साथ मिल जाएंगे। बिजनेसमैन कर रहे हैं, उनके साथ मिल जाएंगे। उनका पेशा है आंदोलन करना,
और वो उसके कारण ही देश के अंदर जो है वो गड़बड़ फैलाते हैं। आपने जैसे बात करी फैसले, ऐतिहासिक फैसले, ये पूरा जग जाहिर है कि प्रधानमंत्री मोदी जब से उन्होंने कार्यभार संभाला, चाहे वो राम मंदिर का मसला हो जो इतने सालों से लटकाया गया, उसके बाद जाके वो फैसला उसका हुआ, फिर चाहे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो है, जो चाहे कांग्रेस के टाइम पे उसकी पैरवी शुरुआत हुई थी, खुद जो कपिल सिब्बल जी उसके जो उसमें कमेटी में मेंबर थे, और उसके बाद फैसला जो आपकी सरकार ने लिया। लेकिन कांग्रेस पार्टी अगर मैं बात करूं, राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है, उसका हम आप पे एक ही एलिगेशन रहता है कि जितने भी फैसले, जो भी चीजें आज भाजपा कर रही है, ये शुरुआत कहीं ना कहीं हमारे टाइम पे हुई थी और अंजाम इनको ये दे रहे हैं। सर इस पे क्या कहेंगे? देखिए ऐसा है, एक राजनीति होती है कि आप देश हित में काम कर रहे हैं, यू आर देयर टू डिलीवर, यू आर देयर टू गवर्न। एक होती है आप अपनी कुर्सी बचाने के लिए, लोगों को खुश करने के लिए, जिसे अपीजमेंट पॉलिटिक्स कहते हैं। कांग्रेस हमेशा अपीजमेंट पॉलिटिक्स में बिलीव करती रही। कांग्रेस लोगों को खुश करने के लिए नींव जो पत्थर है वो लगाती रही, पर उन पत्थर पे जो लिखा हुआ काम है पूरा हुआ नहीं, उसके कोई भी ध्यान नहीं दिया, पत्थर लगा दिया उसके बाद बैठ गए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी है टाइम बाउंड प्रोग्राम्स लेके आई है। अगर हमने कहा कि हम ये हाइडल प्रोजेक्ट बनाएंगे तो हमने शुरुआत किया तो उसको ख़त्म भी करेंगे। अगर हमने कहा कि ये रेल लाइन बनेगी तो हमने शुरुआत किया, ख़त्म भी करेंगे। हमने कहा ये टनल बनेगी, हमने जो भी कहा, हम जैसे मैं बार बार अंग्रेजी में कहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी वॉक्स द टॉक। जो हम कहते हैं हम करते हैं। हम झूठे वादों में विश्वास नहीं करते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर जनता की सेवा करने के लिए आए हैं। प्रधानमंत्री अपने को प्रधान सेवक कहते हैं, हम सब लोग जन सेवक हैं। हम सेवा करने के लिए आए हैं, हम यहाँ पर सत्ता का सुख भोगने के लिए नहीं आए हैं। आपने ठीक कहा, और मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अभी डिलिमिटेशन कमीशन जो चर्चा में काफ़ी चल रहा है हमारे जम्मू कश्मीर अगर बात करें, लेकिन आपकी जो अपोजिशन पार्टी है उनका ये एलिगेशन है कि ये जो है भाजपा अपने फायदे के लिए जो है इस कमीशन को लाया गया है और इस कहीं ना कहीं इसका फायदा उठाने की कोशिश करेगी आने वाले समय में। देखिए, मैं तो किसी भी अपोजिशन लीडर को कहता हूँ आके मेरे साथ इस पर डिबेट करें। क्या आप इस बात को इनकार कर सकते हैं कि जो डिलिमिटेशन यहाँ पर हुई है वो बगैर किसी लॉजिक के हुई है, वो किसी रूल को फॉलो करके नहीं की गई है, वो मैरिज एंडरिंग जिसे कहते हैं, डेलिबरेटली कॉन्स्टिट्यूएंसी को इस प्रकार बांटा गया है कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को या पर्टिकुलर रीजन को उसका फ़ायदा हो। नहीं तो आप देखिए आज की जो यहाँ पे जो डिलिमिटेशन है उसके मुताबिक कश्मीर की किसी पार्टी को, अगर कश्मीर में सारी पार्टियां मिलकर वोट सारी सीटें जीत जाती है तो उनको जम्मू का कुछ एक भी सीट लेने की जरूरत नहीं है। ऐसा हो सकता है कभी? एक ही हिस्सा दूसरे हिस्से के खिलाफ हो जाए, मिल जाए और सारे वहाँ का हुकूमत करना शुरू कर दे। और जबकि संख्या और इलाका हमारा है। गांधीनगर कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है वो एशिया की एक सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, और श्रीनगर में 50-50, आपने डीडीसी में भी देखा हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी कितनी बड़ी है डीडीसी के अंदर, जबकि कश्मीर के अंदर कितनी छोटी छोटी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं। तो ये कहाँ बराबरी है? ये अगर आप बात कहते हैं कि भारत बड़ी हम अपने हित के लिए कर रही है तो गलत बात है। हम तो जम्मू के हित के लिए कर रहे हैं। जो डिस्क्रिमिनेशन का मेन कारण जम्मू का यही था कि जो रूलिंग क्लास थी उनको इस बात का यकीन था कि जम्मू का हम भला करें या ना करें, हम जम्मू को नेगलेक्ट करते रहे, फिर भी हमें कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि हमें जम्मू से वोट लेने नहीं है। जो भी सीटें हमें जम्मू से मिल जाती हैं वो तो हमारे झोली में जाएंगी, वो तो हमारे लिए वो क्या कहते हैं ना कि एक किस्म का कमीशन है या फ्रूटफुल, थोड़ा बहुत मिल फायदा हो गया जो हो गया, इट इज़ नॉट इंटेंडेड, थोड़ा बहुत मिल गया जो मिल गया वो था। पर जब बराबर की लड़ाई होगी, जब दोनों खित्तों के पास जेन्युइनली एज पर पॉपुलेशन और एज पर एरिया सीटें होंगी तो पक्का डेमोक्रेसी तो यही डेमोक्रेसी है। आप लोगों के लिए काम कीजिए, आप चाहे जम्मू के हैं, चाहे कश्मीर के हैं, चाहे कोई भी है, आपको जम्मू कश्मीर के लिए काम करना है। अगर आप एक ही खित्ते के लिए काम करेंगे और दूसरे खित्ते को आप नज़रअंदाज करेंगे तो आप नहीं जीत सकेंगे। ये हम तो यही डिलिमिटेशन चाहते हैं। अब होता क्या है हमें नहीं मालूम है, लेकिन हमारी तो डिलिमिटेशन की मांग यही थी कि जो डिस्क्रिमिनेशन है आप डिलिमिटेशन साइंटिफिक तरीके से कीजिए, जिस प्रकार पूरे भारत के अंदर होती है। जम्मू कश्मीर के अंदर डिलिमिटेशन जो की गई थी वो किसी भी साइंटिफिक आधार पर नहीं की गई थी। डीडीसी की बात करते हैं, जब चुनाव हो रहे थे और एक पार्टी जो थी उभर के आई, अपनी पार्टी, जब वो उसका विकास हुआ, जब उसकी दारशिला रखी गई जम्मू कश्मीर की मैं बात करूं, उस समय से ही लोगों का और जो आपके अपोजिशन से उनका क्या लगाया जा रहा था कि पार्ट भी है भाजपा का। और भाजपा के जितने भी स्पोक्स पर्सन यहाँ जितने भी पैनलिस्ट हमारे पास बैठे, हमने इंटरव्यूज लिया, उनका साफ कहना था कि ऐसा कुछ नहीं है। और अपनी पार्टी के जब हमने इंटरव्यूज लिया उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, प्रधान सेवक है, हम सब जा सकते हैं, बात कर सकते हैं। हमने भी ऐसा ही किया। लेकिन अभी जब चेयरमैन फॉर्मेशन की बारी आती है और भाजपा के जितने भी कैंडिडेट, विनिंग कैंडिडेट्स है, वहाँ पे उनको सहयोग करते हुए नजर आते हैं। सर क्या लगता है आने वाले समय में अपनी पार्टी और भाजपा का गठबंधन दिखने को मिल सकता है? देखिए ऐसा है, आपने एक अलायंस देखी, पीपल जो पीजीडीए या गुप्कार अलायंस अपने आप कहते थे, उसका क्या हाल हुआ?
आज वो अलायंस कहीं नज़र नहीं आ रही है, ठीक है ना। जो सिर्फ पर्टिकुलर मोटिव्स के लिए अलायंस बनती हैं वो ज़्यादा देर लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती हैं। इसीलिए हमने हमारी अपनी पार्टी के साथ कोई अलायंस नहीं थी, लेकिन जब जरूरत पड़ी, क्योंकि हम अपोजिशन में है, पीजीएडी के खिलाफ है, हम नहीं चाहेंगे कि पीजीएडी का कैंडिडेट जीते। अगर पीजीएडी का कैंडिडेट को जीतने के लिए हम इंडिपेंडेंस के साथ या हमें अपनी पार्टी का मिलना पड़ता है तो उसमें हम जरूर जाएंगे। यही तो पॉलिटिक्स है, ये तो राजनीति है। तो इसलिए इसमें कुछ टू काउंट मच इन दिस नॉट रिक्वायर्ड, ये रिक्वायरमेंट थी, नीड ऑफ द आवर, उसको हमने किया है। लेकिन हमारी कोई ना अलायंस है अभी तक अपनी पार्टी के साथ, ना ही अपनी पार्टी, हमारी बी टीम है। वो तो बहुत देखिए, आप नेशनल लेवल पे कहते हैं कि वो जो मुसलमानों की पार्टी है ओवैसी साहब की, वो बी टीम है। इस प्रकार की, जैसे मैंने कहा ना कि ऑपोजिशन को कुछ ना कुछ बहाना चाहिए होता है अपनी हार को जस्टिफाई करने के लिए। हार के बाद हार, हार के बाद हार, हार के बाद हार। अब उन हारों को वो कैसे जस्टिफाई करे? लोग तो समझ गए, लोग तो उनको वोट डालते नहीं। अब अपने छोटा मोटा जो कार्डर उनका बच गया उसको जस्टिफाई करने के लिए बहानेबाजी करनी पड़ती है। तो यही कारण है, बाकी तो उसमें कोई सच्चाई नहीं है। राष्ट्रीय स्तर की बात करें अगर, तो भाजपा ने जितने भी फैसले लिए, ये ऐसे फैसले थे कहीं ना कहीं इसको वोट बैंक के लिए यूज किया जाता था। आज ये मुद्दे खत्म हो चुके हैं। क्या लगता है आने वाले समय में सिर्फ और सिर्फ एक ही जो है वो बचादार रह जाएगी, वो है डेवलपमेंट और विकास की। जो बात करेगा उसी को वोट मिलेंगे। यही रिजल्ट जो हमारे सामने दिल्ली की जब असेंबली इलेक्शन हुए उसमें भाजपा, हालांकि उसने इस बार जो उसका वोट शेयर जो था वो बढ़ा, लेकिन जो केजरीवाल थे वो बचे। क्योंकि हमेशा देखा गया जब कांग्रेस जो है चुनावी रैली में जाती है वो हमेशा जो पॉइंट टारगेट करती है वो प्रधानमंत्री जी को करती है। जो लेकिन केजरीवाल जी इन बातों से बचे, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ विकास की बात करी, रोल मॉडल उन्होंने सिर्फ विकास रखा, अपना एजुकेशन स्तर की बात करी, चाहे वो फ्री वीज की बात ही कुछ भी था, लेकिन लोगों को वो चीज़ पसंद आई। उन्होंने हर चीज़ को ठुकराया और उसको अपनाया। सर क्या लगता है आने वाले समय में ऐसी दृश्य हमें भी देखने को मिलेंगे? बिल्कुल। देखिए 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी आई थी, हमारा मेन मुद्दा विकास ही था। हम तब से विकास की ही बात कर रहे हैं, लेकिन विकास के लिए देश के अंदर शांति चाहिए, इंटरनल माहौल। आज देखिए अब कैसा माहौल है देश के अंदर। एक तरफ हमारी सीमाओं के ऊपर आईबल टू आईबल कॉन्टैक्ट है, दूसरा देश के अंदर जो शांति है उसको बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि ताकतें कुछ ऐसी हैं जो कि भारत को आगे नहीं बढ़ना देना चाहती, भारत के विकास को रोकना चाहती हैं। इसलिए भारत के विकास को ना रोका जाए उसके लिए पहले इंटरनल जो हमारे आपस के बीच में प्रॉब्लम है उनको रिजॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने कोशिश की कि जो हमारे इंटरनल मैटर्स हैं उनको रिजॉल्व किया जाए। वो लॉन्ग पेंडिंग मैटर्स थे, लॉन्ग पेंडिंग, उन सबको किया जाए ताकि उसके बाद हम पूरी टोटल 100% कंसंट्रेशन डेवलपमेंट की तरफ कर सके। लेकिन आप जानते हैं कि वैसे पॉलिटिक्स में हम सीएए का बिल आया, उसमें पॉलिटिक्स की गई, फार्म बिल में पॉलिटिक्स की गई है, 317 हटाया गया, उसमें पॉलिटिक्स की गई, हर बात में पॉलिटिक्स की जा रही है, क्योंकि ऑपोजिशन नहीं चाहती कि यहाँ पर स्थिरता रहे। अगर स्थिरता रहेगी तो लोग भी बाहर से इन्वेस्ट करने के लिए आएंगे। आप यहाँ पर माहौल ऐसा होगा कि लोग इन्वेस्ट भी करेंगे, डोमेस्टिक जो इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ेगी। इस सब को लोग, जो अपोजिशन है वो नहीं चाहती है, क्योंकि उनको मालूम है कि अगर ऐसा हो गया तो उनका सुपड़ा हमेशा के लिए साफ हो जाएगा। पर हम ऐसा नहीं चाहते। हम तो चाहते हैं देश के अंदर अपोजिशन होनी चाहिए। डेमोक्रेसी का हेल्दी अपोजिशन बहुत ज़रूरी है। हम तो चाहते हैं कि हेल्दी अपोजिशन हो। अगर हम कुछ गलत काम कर रहे हैं तो वो उसकी नुक्ताचीनी करने के बजाय बताया कि इसका ऑल्टरनेटिव क्या है, इसको सीधा कैसे किया जा सकता है, सरकार के साथ मशवरा करें। वो तो नहीं करना, पर आप घर बैठे ट्वीट के ऊपर ट्वीट करते जाते हैं और ट्वीट का कोई मतलब नहीं होता है। आप ऐसे ट्वीट करते हैं जिनको कि पढ़ के हंसी भी नहीं आती है, फिर तो ऐसी पॉलिटिक्स से काम नहीं चलेगा। तो मैं तो यही कहूँगा कि विकास ही भारतीय जनता पार्टी का मेन मुद्दा है और विकास हमेशा के लिए मुद्दा रहेगा। जम्मू की बात करें, हाल ही में कुछ महीनों से अगर बात करें, जब से यूटी में बदला जम्मू, तब से लोगों के अंदर ना एक मंच है। और अक्सर मैं भी कहता हूं, क्योंकि लोगों की ये बातें हैं जो हम बात आपके तभी रख रहे हैं, कहते हैं यूटी नहीं यूपी बन रहा है। और तस्वीर सूरतें हाँ वैसे ही बयां कर रही है, क्योंकि चोरी की वारदातें दिन पर दिन बढ़ती चली जा रही। जम्मू की अगर बात करें, बड़ा शांतिपूर्ण इलाका था हमारा, और अभी मर्डर्स हम देख रहे हैं, यहाँ पे हर दिन दहाड़े गोली चल रही है, मर्डर्स हो रहे हैं। हाल ही में जैसे 4G इतने हमें दिनों बाद जो है मिलता है, उसी दिन जो है वो मिलिटेंट का ऐसा हमारा हादसा जो है कुंजवानी में, हमारे नियर बाय में हमें देखने को मिलता है। सर कैसे देखते हैं इस सब सिनेरियो को, और क्या अगर भाजपा जो है आने वाले समय में अपनी सरकार जम्मू कश्मीर में बनाती है तो क्या कोई ऐसा फ्रेमवर्क होगा कि बाहर के जितने भी लोग जहाँ पे प्रॉपर उनका आइडेंटिफिकेशन, कहाँ रह रहे हैं, किस पर्पज से आ रहे हैं, वो किया जाए, ताकि कम से कम एडमिनिस्ट्रेशन के पास उनके पूरी फीडबैक हो? देखिए, जो पहले भी था, ऐसा नहीं था कि पहले नहीं था, लेकिन पहले हम इन बातों को उजागर नहीं होने देते थे। अब फ्रीडम है। आप देखिए, आप प्रेस में हैं, पहले जब 370 यहाँ पे लागू थी तो आपको हमेशा डर रहता था कि अगर हमने कुछ कह दिया तो अब्दुल्ला साहब नाराज़ हो गए तो शायद हमारा बोरी बिस्तरा बंद हो जाएगा।
खौफ था, खौफ, क्योंकि लोगों को मालूम था कि अगर यहाँ पे रूल करेगा या अब्दुल्ला करेगा या मुफ्ती करेगी या ये करेगा, उनके खिलाफ कोई बात नहीं करना चाहता था। अगर अब्दुल्ला ने बोल दिया कि इसकी बात पे आवाज़ नहीं उठाई जाएगी तो आवाज़ नहीं उठती थी। ऐसा अब नहीं है, अब लोगों के पास फ्रीडम है, हर बात सामने आ रही है, उजागर आ रही है, मीडिया फ्री है, सब कुछ हो रहा है। जहाँ पे भी विकास होना शुरू होता है, आपकी पार्टी का माइग्रेटरी पॉपुलेशन जब आती है, इस प्रकार के होते हैं, चेक करना भी ज़रूरी है। इसके लिए हमें थोड़ा बहुत सिविल सोसाइटी को भी जिम्मेवार बनना होगा। हमें जब लोगों को हम किराए पे रखते हैं, पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए कौन किराएदार है, ठीक है ना। उसी तरह से अगर हमें कुछ शक होता है किसी बात पे, तो एवरी सही IAS ड्यूटीज़ का, खासकर ये जो इस प्रकार का इन्वायरमेंट है, कॉन्टेंसेंस इन्वायरमेंट, उसमें हर सिटीजन सिपाही होता है। उसे सिपाही की तरह सतर्क रहना पड़ता है। अगर आपकी आंखों को नज़र आता है सस्पिशियस, तो आपको उसको रिपोर्ट करना चाहिए। वो हम नहीं करते हैं। हमें अपनी जिम्मेवारियां भी निभानी पड़ेंगी। जब सोसाइटी और एडमिनिस्ट्रेशन मिलकर काम करेगी तो आप देखेंगी ऑटोमेटिकली ऐसी वारदात जो है वो कम हो जाएगी। आखिर में एक चीज़ जानना चाहता हूँ, क्योंकि आप रिटायर्ड हैं, ब्रिगेडियर के पद से आप आए हैं और जिस फील्ड से आप आए हैं उसी फील्ड से जुड़ा हुआ सवाल पूछना चाहता हूँ। जम्मू कश्मीर की जब भी बात की गई नेशनल स्तर पे, अगर उसका इस्तेमाल किया गया तो पाकिस्तान के साथ नाम लेके किया गया। भाजपा अगर अपनी सरकार बनाती है जम्मू कश्मीर में, तो जैसे बातचीत, क्योंकि जितनी भी पार्टीज यहाँ पे रही पहले वो एक ही बोलती थी कि बातचीत करनी चाहिए, बातचीत से हल होगा, शांति तभी होगी। लेकिन भाजपा ने अपना रुख बदला और अपनी जो प्रोसेस है, अपनी प्रक्रिया को बदला और हमें उसके रिजल्ट भी देखने को मिले। अगर मैं कश्मीर डिवीजन की बात कर रहा हूँ तो क्या लगता है सर, आने वाले समय में कश्मीर का समाधान और जो POK जो हमारा हिस्सा उनके पास है उसका कैसे हल निकलेगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का मौक़िफ़ इसमें बिल्कुल साफ है। कश्मीर मुद्दा नाम की कोई प्रॉब्लम या कश्मीर प्रॉब्लम नाम की कोई चीज़ नहीं है। अगर पाकिस्तान के साथ हमारा कोई मुद्दा है तो वो है POJK जी, जिसमें गिलगित बाल्टिस्तान भी शामिल है जी। अब POJK को गिलगित पाकिस्तान से अलग कैसे किया जाएगा, ये स्टूडियो में तो डिस्कस नहीं होता है, लेकिन इसके बारे में हमारी सरकार बहुत गंभीर है। हमारी सरकार नहीं, ये भारतीय पार्लियामेंट का रेजोल्यूशन है जी। हर कोई चाहता है, ऑल पार्टी रेजोल्यूशन था भारतीय पार्लियामेंट के अंदर, ठीक है। और आप देख रहे हैं कि POJK के अंदर किस प्रकार के हालात बन रहे हैं, वहाँ पर किस प्रकार ऑपोजिशन हो रही है मौजूदा सरकार के खिलाफ, क्योंकि वहाँ पर आप हैरान हो जाएंगे कि POJK के अंदर ह्यूमन राइट्स नाम की कोई चीज़ नहीं है। आपको शायद मालूम ना हो, मुजफ्फराबाद जो कि कैपिटल है POJK की, और जहाँ पे ज़्यादातर जो है कश्मीरी रहते हैं, बाकी हिस्सा है POJK का वो पंजाबियों का और डोगरों का है, मीरपुर, बिम्बर जी, ये सारा एक्चुअली जम्मू का इलाका है। तो मैं POJK कहता हूँ, POK नहीं। अगर कश्मीर का कोई हिस्सा है POJK के अंदर तो सिर्फ यही है, मुजफ्फराबाद का हिस्सा। तो मुजफ्फराबाद के साथ पानी नदी बहती है, नीलम नदी, जो कि झेलम की एक ट्रिब्यूटरी है, बाद में आके चिनाब में मिल जाती है। उससे मुजफ्फराबाद को पानी मिलता था, पीने का पानी। वहाँ की पाकिस्तान की सरकार ने उसको बंद कर दिया। मुजफ्फराबादियों को नीलम नदी का पीने का पानी नहीं मिल रहा, वो पानी ला रहे हैं वो सीधा पंजाब में। इस प्रकार के अत्याचार वहाँ पर किए जा रहे हैं। गिलगित बाल्टिस्तान को चीन की कॉलोनी बना दिया गया है। वहाँ पर लोगों की ज़मीनें हथियार, उनको कोई कंपनसेशन नहीं दी गई है। वहाँ पे इतने ज़्यादा मिनरल्स हैं, इतने ज़्यादा वाटर रिसोर्सेज हैं, उसका जितना भी रेवेन्यू आता है, कोई भी रेवेन्यू जो है वो वहाँ पे इलाके में नहीं लगाया जाता है, बल्कि पाकिस्तान के पास चला जाता है। चीन को वहाँ पे टोटल कल्चरल इन्वेजन कर दिया वहाँ पर चीन ने उस इलाके के अंदर। तो लोग बहुत तंग हैं। लोग तो मौका ढूंढ रहे हैं कि कब भारत हाथ पकड़ाए और हम भारत के साथ मिलें। अब देखना है कि कब ये मौका आता है, उसका इंतजार करना पड़ेगा। ये सवाल आपसे पूछा इसलिए गया क्योंकि जब से प्रधानमंत्री साहब अपने पदभार संभाला तब से, क्योंकि जो ऐतिहासिक फैसले लिए गए, तो इस फैसले को भी जनता जो है बड़ी दिलचस्पी से और टिकटकी लगाए देख रही है, वाच कर रही है अपनी निगाहों से कि कब जो है हमें इस तरह का फैसला जो है वो भी प्रधानमंत्री जी की तरफ से हमें देखने को मिलेगा। बाकी सर, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने कीमती समय में दिया, उसके लिए शुक्रिया सर। धन्यवाद। ये हमारे बीच में ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता जी थे, जिनसे हमने तमाम बातचीत करी, चाहे वो राज्य स्तर की थी चाहे राष्ट्रीय स्तर की थी। साफ और बिल्कुल एज ए सोल्जर, जिस तरीके से सोल्जर अपने डिसिप्लिन में बात करता है, वैसे ही दो टूक बात हमारे सामने रखी। ये आज की खास बातचीत हमारी इन्हीं के साथ थी। आप जुड़े रहिए और देखते रहिए डाउन टू डस्ट चैनल, और मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।